नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए, तो बेसिक मैथ्स के 17 वीडियो लेक्चर्स को अगर आपने अच्छे से कर लिया है, आई होप कि आपने ज़रूर किया होगा। आपने अपने बेसिक मैथमेटिक्स को मजबूत किया है, जिससे कि जब आप फिजिक्स के चैप्टर्स को शुरू करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए, उसके बाद अब हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपका बेस बढ़िया से सॉलिड तैयार हो गया, तो आइए हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आपको नीट जो आपका एग्ज़ाम होगा एमबीबीएस के लिए, अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आपकी स्ट्रैटेजी शुरू से क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू से ही अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को सही करके चलोगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? तो कंपटीशन जो है वो बहुत टफ है। मालूम होना चाहिए आपको कि लगभग 120 125 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को सिलेक्शन मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सक्सेस रेट आपका है वो 1% से भी यहाँ पे कम हो जाता है। 0.89 या 88 करके थोड़ा सा वेरी करता है आगे पीछे, तो कुछ इस हिसाब से। और दिनों दिन ये कंपटीशन जो है वो और टफ ही होता जाएगा, है ना? आसान तो होगा नहीं। तो आपको शुरू से ही अपनी सारी मेहनत को एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेकर के चलना है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में समझाया, क्योंकि उसके बिना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आइए एक ओवरऑल समरी लेते हैं कि आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसी रखनी चाहिए। तो स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स फॉर नीट में। देखिए, बायोलॉजी में अगर आप देखिए तो 90 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन का जवाब अगर आप सही देते हो तो आपको मिलेंगे +4 मार्क्स। ठीक है, और अगर कोई सवाल का जवाब आप गलत कर देते हो तो आपके वहाँ पे 1 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो -1 मार्किंग होगी यहाँ पे। तो निगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो 90 क्वेश्चंस हैं, अगर आपने 90 के 90 सही कर दिए तो आपको 4 मार्क्स के हिसाब से आ गए 360 मार्क्स। आप कहोगे सर 90 में 90 कैसे सही कर सकते हैं? तो किया है बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 90 में 90 क्वेश्चंस को करेक्ट किया हुआ है। ठीक है, 360 में से 360 लेकर के आ चुके हैं। बहुत सारे टॉपर्स हैं आपके जो ऐसा कारनामा कर चुके हैं, आपको भी करना है? चलिए, तो अब हम बात करेंगे एक एवरेज जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की, कि उनका सिलेक्शन कैसे होगा। अब हर कोई तो टॉपर नहीं हो सकता ना, लेकिन अगर आप एक एवरेज जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, मतलब आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप एक एवरेज लेवल के स्टूडेंट हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि गॉड गिफ्टेड आप बाय बर्थ बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप मेहनती हो और अच्छे से लर्न करते हो। ठीक है, एवरेज। तो इस स्टूडेंट को क्वालिफाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? तो देखिए ध्यान से, आपको 90 में से कम 80+ क्वेश्चन तो सही करने ही होंगे। 90 में से 80+ मैं कह रहा हूं कि जैसे आपने 95 अटेम्प्ट किया, सॉरी 85 अटेम्प्ट किया और उसमें से कुछ प्लस माइनस होकर के मामला जो है आपका 80+ पे रुक जाना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको मार्क्स मिले 320+। तो 360 में से आपको 320 मार्क्स अगर आप बायो में नहीं स्कोर कर पा रहे हो तो बाकी की पढ़ाई जो है वो समझिए कि कंपटीशन पर्पज से तो नहीं है, फिर यहाँ पर सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा आपको। इसीलिए बायो में एटलीस्ट तो 320+ आपको जाना ही चाहिए। ओके, आप 330 जाओ, 340 जाओ, 350, इवन 360, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। बट सिलेक्शन के लिए एटलीस्ट हम लोग 320 मार्क्स तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी उसकी। फिजिक्स में बात कर लो, तो फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको उसी तरह से 40+ क्वेश्चन सही सही करने हैं। ओके, तो यहाँ से आपको 160+ मार्क्स स्कोर करना है, और ये सब भी पॉसिबल है। कई बच्चों ने आउट ऑफ 45 भी सही किए हुए। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो आपको 40+ लेके चलने पड़ेंगे। केमिस्ट्री में उसी तरह से आप यहाँ पर 35+ क्वेश्चन के साथ भी अगर आप जाते हो तो आपको बनते हैं 140 मार्क्स। तो हमने सबको सम टोटल किया, यहाँ देखिए 320
अगर आप बायो से ले आते हो 160 अगर आपको फिजिक्स से आ जाता है और 140 भी अगर आप केमिस्ट्री से उठा लेते हो तो कुल मिला के आपको 620 मार्क्स आ जाते हैं और इनमें आप जितना प्लस करोगे वो प्लस उधर दिखाई देगा। तो फिर आउट ऑफ 720 आपके पास अगर 620 मार्क्स या इससे अधिक है तो आपको एक MBBS सीट जनरल कैटेगरी में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। तो इसी के लिए बच्चे प्रयास करते हैं। मतलब 80 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से करना है, 40 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से करना ही करना है, केमिस्ट्री से 35 क्वेश्चंस करना ही करना है। कुल मिला के 155 क्वेश्चंस आपका सही होना चाहिए आउट ऑफ 180। तो आपकी एक सीट पक्की। ठीक है, करेंगे सब लोग। चलो अब थोड़ा सा ये स्ट्रैटेजी ये तो चलो हो गई कि किससे कितना करना है, हमारी पढ़ाई कैसी हो जिससे कम से कम ये सब हमें प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं करना है कि भैया कोई एक ही सब्जेक्ट में लगे रहे बाकी सब्जेक्ट छोड़ दिया, है ना। इसीलिए ये मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे टाइमिंग की देखिए, बहुत टाइम मैनेजमेंट की जो है उसकी बहुत ज़रूरत है, उसका ध्यान जरूर रखना पड़ेगा आपको। ये जो आपको 80 क्वेश्चंस कुल मिलाकर के पॉजिटिव में रहने हैं वो आपको 55 से 65 मिनट के बीच निपटा देना है। मतलब कि 1 घंटे में या तो 5 मिनट कम बहुत बढ़िया, या मैक्सिमम आप अगर एक्सटेंड करते हो तो 5 मिनट ज़्यादा। मतलब 55 से लेकर के 65 मिनट के बीच आपका ये काम हो जाना चाहिए। आइडियल 60 मिनट, 1 घंटा मान के चलो। खैर, फिजिक्स में यही काम 40 क्वेश्चन प्लस करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 65 से लेके 70 मिनट तक का समय लगना चाहिए। 65 और 70 के बीच का समय। ठीक है, 1 घंटे से 5 मिनट ज्यादा, 6 मिनट ज्यादा, 7 मिनट ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं। 70 मिनट से ज्यादा करोगे खेल खराब हो जाएगा। केमिस्ट्री में उसी तरह से 35 प्लस स्कोर करने के लिए आपको 50 से 55 मिनट की जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स जो आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स जो होंगे आपको, उनमें आपको इन्हीं तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है कि मेरे को बायो 55 से 65 मिनट के अंदर निपटा लेना है। कोशिश करना है 55 मिनट में हो जाए, या मैक्सिमम जाए तो 65 मिनट जाए। फिजिक्स उसी तरह से 65 मिनट में हो जाए, केमिस्ट्री उसी तरह से 50 मिनट में हो जाए। ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है और यही आपको फाइनल एग्जाम में भी फॉलो करना है। तो गौर से देखो यहाँ पे, अगर आपने मान के चलो कि बायोलॉजी को आपने 55 मिनट में निपटा लिया, मतलब 80 क्वेश्चन प्लस हो गए आपके और आपने इसमें समय लिया 55 मिनट, तो आपको एडवांटेज क्या होगा पता है? आप फिजिक्स को आराम से फिर 70 मिनट तक ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप केमिस्ट्री को आराम से 55 मिनट तक ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इधर आप 55 करते हो बायो में तो आप 70 मिनट इस्तेमाल कर सकते हो फिजिक्स के लिए और 55 मिनट इस्तेमाल कर सकते हो केमिस्ट्री के लिए। एनफ टाइम है। इनको जोड़ोगे 55, 55, 110 और 70, 180 मिनट। ठीक है, उसी तरह से अगर आपने यहाँ पर ज़्यादा टाइम ले लिया, 65 मिनट आपने ले लिए बायो में 80 क्वेश्चन प्लस स्कोर करने में, तो फिर आपको इधर कमी करनी पड़ जाएगी। फिर आपको इधर 65 मिनट में ही निपटाना होगा फिजिक्स को, 50 मिनट में ही निपटाना होगा केमिस्ट्री को। तो आप देख सकते हैं कि आपको अपना बायो अगर आपने अपना बहुत अच्छा कर रखा है, खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी है आपने, तो आपका ये 55 क्या लोग तो 45 मिनट में भी कर लेते हैं। बट ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, तो 55 मिनट में आपका ये सब चीज हो जाना चाहिए। क्लियर? यहाँ 55 करने से यहाँ जितना फायदा आप उठाओगे उसी का एडवांटेज आपको यहाँ फिजिक्स में मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से टाइम ले लेते हैं। कोई कोई क्वेश्चन होता है जो आपको 2 मिनट से ज़्यादा भी लग जाता है जिसको सॉल्व करने में। तो ऐसे सारे क्वेश्चन तो नहीं होते, लेकिन 45 में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। तो फिर उन्हीं 5-6 मिनट को कंपनसेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम यूज करना है। लेकिन ये तभी कर पाओगे जब कोई सब्जेक्ट आपने जल्दी कर लिया हो, तभी तो अभी का जो मॉडर्न पैटर्न है उसने क्वेश्चंस को तो काफ़ी इजी कर रखा है एनटीए वाले पैटर्न से। तो आप बिल्कुल मान के चलो कि ये बिल्कुल फिजिबल है और ऐसा आप करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज यही स्ट्रेटजी रहेगी आपकी कि आपको अपना स्कोर जो है इस तरह से एक्वायर करना है। फिजिक्स में 40 क्वेश्चंस प्लस करने हैं, केमिस्ट्री में 35 प्लस करने हैं और बायो में आपको 80 प्लस करने हैं। ठीक है, और ये सब बिल्कुल बिल्कुल मतलब एवरेज स्कोर है।
और ऐसा करते हैं तो आपका एमबीबीएस सीट गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस पक्का हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा बायो के इंट्रोडक्शन में चलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि भाई 90 क्वेश्चन अकेले 50% ऑफ द सिलेबस, मतलब 360 मार्क्स का, 720 में से 360 मार्क्स बायो ही आपका कैरी करता है। तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें फिजिक्स से कोई मतलब नहीं, केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं, आप देख सकते हो सबका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए, तो जनरल आइडिया अबाउट बायोलॉजी अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं। बायो, देखिए ये बायोलॉजी जो वर्ड है, ये दो वर्ड बायोस और लोगस, ये दोनों लैटिन वर्ड्स हैं, इन्हीं दोनों से मिलके बना हुआ है। बायोस का मीनिंग होता है लिविंग और लोगोस का मतलब स्टडी, मतलब आप लिविंग की स्टडी करते हो, वही है बायोलॉजी। तो इसी रूप में इसको डिफाइन किया गया है कि बायोलॉजी, सॉरी यहाँ पर वाई छूट गया है, बायोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स के जगह हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स वर्ड यूज करते हैं। तो बायोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को ही आपको क्या बोलना है, बायोलॉजी बोलना है। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस ऐसे भी बोल सकते हैं इनको, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर जो भी अवेलेबल लाइफ है आप उसकी जो स्टडी करते हो जिस साइंस के जिस ब्रांच में, वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। इसलिए तो बायोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज लाइफ साइंस, बायोलॉजी को हम लोग लाइफ साइंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप डील करते हो साइंस ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइफ के पीछे का साइंस क्या है वो कहाँ पढ़ना होता है, हमें इसी बायोलॉजी में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इसमें आपको जो चैप्टर्स हैं वो सब क्या है, और बायो के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं अबाउट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी एंड सो ऑन। तो आइए दोस्तों बात करते हैं डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के और उनके फादर या कह लो फाउंडर, ठीक है, उनके बारे में। तो जैसे कि आप डिफरेंट ब्रांचेज में, अब वो आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं, तो आप अगर सिर्फ बॉटनी और जूलॉजी बोलेंगे तो वो हो गया अब लो क्लास वाले स्टैंडर्ड का जवाब। ठीक है, अब आप हायर क्लास में हैं तो आपको सिर्फ बॉटनी जूलॉजी कहने से काम नहीं चलेगा, आपको स्पेसिफाई होना पड़ेगा। तो देखिए बहुत सारे ब्रांचेज अब आ गए बायोलॉजी के, कम से कम 50-60 ब्रांचेज हो गए, जिनमें से कुछ हम लोग यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो देखिए जैसे कि एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी, इसमें आप क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आफ्टर डायसेक्शंस, प्लांट या एनिमल को काटने के बाद उसके अंदर क्या सब है उसकी आप स्टडी करते हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एनाटॉमी। ठीक है, इसके फादर के बारे में अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ एनाटॉमी कौन, तो नाम आता है एंड्रियास वेसेलियस। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, तो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग इन रिलेशन टू लाइफ एक्टिविटीज, मतलब लाइफ को बनाए रखने के लिए क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, क्या क्या फंक्शन, केमिकल फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, है ना, उन सब के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, क्या क्या केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो सारी केमिस्ट्री जो आप स्टडी करते हो उन्हीं को हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ऑल द केमिस्ट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ। तो फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री में किनका नाम आता है, तो जस्टस वॉन लेबी। बायोटेक्नोलॉजी, तो ये थोड़ा नया ब्रांच है यहाँ भी। तो यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें आप करते क्या है, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, आप इसको इंडस्ट्रियल या साइंटिफिक प्रोसेस जिससे आपको कोई फायदा हो, यूजफुल इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक प्रोसेस के लिए आप इसको यूज करते हैं, किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इस तरह की जो स्टडी होती है वही हो गई बायोटेक्नोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे आप अपने फायदे के लिए, इंडस्ट्रियली या साइंटिफिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, और इनमें जो सबसे ज़्यादा काम किया था तो उन्होंने काम किया था कैरोली एरकी, कैरोली एरकी, तो बहुत सारे लोग इन्हीं को फादर भी मानते हैं, तो कैरोली एरकी। साइटोलॉजी उसी तरह से है, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज, है ना, सेल के क्या स्ट्रक्चर हैं, कैसे कैसे फंक्शन होते हैं, उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनेलीज हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उनकी स्टडी जो आप करते हो वो क्या हो गया आपका साइटोलॉजी। ठीक है, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी की अगर बात करेंगे तो रॉबर्ट हुक का नाम आता है, रॉबर्ट हुक। उसी तरह से है इकोलॉजी, तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी होती है इकोलॉजी में। फादर ऑफ इकोलॉजी इज नोन, किस कौन कौन है, तो राइटर।
ठीक है, REITER, राइट। एम्ब्रायोलॉजी, तो ये हो गया स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अप टू इट्स बर्थ। तो बर्थ से पहले के जो भी डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं, तो उसके बारे में आप जब स्टडी करते हो उसी को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। और इसके जो फादर हो गए, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल का नाम आगे भी आएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में भी आएगा, है ना, और जूलॉजी के रूप में भी आएगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। इंडोक्राइनोलॉजी, इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स एक्शन इन एनिमल्स। आप इंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं और हार्मोन एक्शन की, हार्मोन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है एनिमल्स में, उसकी स्टडी होती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी। इसके जो फादर हो गए वो हो गए थॉमस एडिसन। इवोल्यूशन, ठीक है, बायोलॉजी का ये भी एक पार्ट है, आपको पढ़ना भी है सिलेबस में। तो क्या है, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द ग्रेजुअल डिसेंट ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज में किस तरह से ग्रेजुअली बदलाव होता आया, लाइफ की शुरुआत किस तरह से हुई, ऑर्गेनिज्म किस तरह से डेवलप होते गए सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो इन सब की जो स्टडी आप करेंगे वो हो गया कौन सा टॉपिक, इवोल्यूशन, ठीक है। और फादर ऑफ इवोल्यूशन का किनको जाता है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन आपने सुना भी होगा, डार्विन का इवोल्यूशन थ्योरी, है ना। हिस्टोलॉजी, तो स्टडी ऑफ टिश्यूज बाय माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से आप टिश्यूज की जब स्टडी करते हैं तो वही हो जाता है हिस्टोलॉजी। इनके फादर के नाम पे आते हैं एम बिकेट। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अगेंस्ट में जो ऑर्गेनिज्म अपना रेसिस्टेंस शो करते हैं, तो ये जो स्टडी होती है ये इम्यूनोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें स्टडी ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इन्फेक्शन की स्टडी होती है, इम्यूनोलॉजी हो गया, ठीक है। फादर एडवर्ड जेनर। लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, और इनके फादर के नाम पे आते हैं FA फॉरेल। मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। तो इसके नाम पे आते हैं, फादर के नाम पे आ गए विलियम हॉफमिस्टर। पैलेजोलॉजी, ठीक है, पैलेजोलॉजी, इसमें हो गया स्टडी ऑफ फॉसिल एनिमल्स। जो फॉसिल्स मिलते हैं जो बहुत समय से दबे हुए थे, कहीं बहुत साल पुराने थे, वही सब कहलाते हैं फॉसिल्स। तो उन सब की जो स्टडी होती है वही हो गया पैलियोजोलॉजी। तो इसके फादर हो गए आर्डिट मैन, ठीक है। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं आप, तो स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स विद इन दी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के जो वेरियस पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो हो गया फिजियोलॉजी। तो ये सब भी आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में। इसके फादर हो गए क्लॉडी बर्नार्ड। रेडियोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का क्या प्रभाव पड़ता है किस पर, तो ऑन लाइफ, है ना। तो इफेक्ट्स ऑफ एक्टिविटी ऑन लाइफ, ये हो गया रेडियो बायोलॉजी, और इसके फादर कहलाते हैं मूलर। टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको शुरुआत के ही टॉपिक में पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन of organisms and their evolutionary relationships with their organisms। तो शुरुआत का ही जो टॉपिक आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उन सब से रिलेटेड है आपका ये टैक्सोनॉमी ब्रांच। तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद देयर ऑर्गेनिजम्स। तो कार्ल लिनियस इसके जनक थे, तो फादर उन्हीं को कहा जाता है। जू जियोग्राफी, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ओवर द अर्थ पर डिफरेंट पार्ट्स में कैसे कैसे एनिमल्स मिल रहे हैं। तो जू जियोग्राफी में आप इसको पढ़ते हैं, और इसके फादर हो गए PL स्केलेटन। जू पैथोलॉजी, तो उसी तरह से स्टडी ऑफ डिजीजेज जो होंगे एनिमल्स में, एनिमल में जो भी डिजीजेज होते हैं तो उनकी स्टडी होती है इसमें, जू पैथोलॉजी। और इसके फादर के नाम पर आते हैं RC विर्चॉफ। तो इसी तरह से और भी कुछ है, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो कुछ नाम मैंने हिंदी में लिखे हैं, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनसे। तो देखिए, सेरीकल्चर में क्या होता है, तो रेशम के कीड़ों को पालने का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सेरीकल्चर में जो रेशम के कीड़े होते हैं, जो सिल्क के होते हैं कीड़े, इंसेक्ट्स, उसको आप पालने का अध्ययन करते हैं। पीसी कल्चर,
उसमें मत्स्य पालन, मछली पालन का अध्ययन होता है। एपीकल्चर, मधुमक्खियों को पालने का अध्ययन होता है। मतलब मधुमक्खियों को पालने का जो आप स्टडी करते हैं वो स्टडी क्या कहलाता है, एपीकल्चर। मछली पालने की जो स्टडी होती है पीसी कल्चर, और रेशम के कीड़ों को पालने की जो स्टडी होती है सेरीकल्चर। उसी तरह से फिर आगे आइए माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में क्या होता है, फंजाई की स्टडी होती है, मतलब कवकों का अध्ययन, वो क्या हो गया, माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, उसी तरह से फाइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी में आप शैवालों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, एल्गीज। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में आप पुष्पों का अध्ययन करते हैं, फ्लावर्स का। और पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या हो गया, फलों का अध्ययन, फ्रूट्स, फ्रूट्स की स्टडी होती है, तो वो हो गया पोमोलॉजी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे लिखे हैं, और भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं बायोलॉजी के, तो उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट फादर्स या फाउंडर के नाम है वो थोड़ा एक बार देख लें जल्दी से फटाफट। फादर ऑफ म्यूटेशन अगर कोई पूछे तो नाम आएगा ह्यूगो डिवरिस, ह्यूगो डिवरिस। फादर ऑफ जेनेटिक्स ऑफ कोर्स जीजे मेंडल, जानते हैं आप। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स लेकिन अगर आएगा तो नाम होगा आर्किबाल्ड गेरॉड का, ठीक है, आर्किबाल्ड गेरॉड, ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन एम एस स्वामीनाथन। फादर ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन जेनस साल्क। फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फादर ऑफ आयुर्वेदा चरक। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलिस जेफरी। फादर ऑफ माइकोलॉजी पीए मिचेली, पीए मिचेली। तो फंजाई का जो स्टडी होता था उसी को आप कहते थे माइकोलॉजी, तो इसके जो फादर हो गए आपको पीए मिचेली। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन इंडिया सुश्रुतो, सुश्रुतो। फादर ऑफ जीनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी इसमें आपको आ जाएंगे स्टीफन हेल्स। फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर हैरिसन। फादर ऑफ ईसीजी, फादर ऑफ ईसीजी इंथोवन, इंथोवन। तो ये सारे नाम जो भी आपने पढ़ा इसमें ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी और उनके फादर या फाउंडर के नाम, तो आप इनको जस्ट ऐसे ही इंटरेस्ट पर्पज से मैंने आपको बताया कि देखिए बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, सिर्फ बोटनी जूलॉजी कहने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए अब जो बायोलॉजी हुआ वो बहुत बड़ा ब्रांच बन चुका है, तो उन्हीं में से कुछ टॉपिक्स जो है आपको नीट के सिलेबस में यहाँ पर दिया गया है, जिसको बोटनी वाले और जूलॉजी वाले आपस में मिल बांट के पढ़ा देते हैं कि भाई ये चैप्टर बॉटनी वाले पढ़ा देंगे, वो चैप्टर जूलॉजी वाले पढ़ा देंगे, है ना, इस तरह से। लेकिन बायो एज सच देखा जाए तो अब काफ़ी इनलार्ज्ड हो चुका है, काफ़ी सारे ब्रांचेज उसमें खुल गए हैं, ठीक है। तो फाइनली आप जो अगर याद रखना हो तो बस इनको तो जरूर याद रखिएगा आप। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अगर कोई पूछे, या जूलॉजी पूछे, या एम्ब्रायोलॉजी पूछे, बायोलॉजी, जूलॉजी या एम्ब्रायोलॉजी, इन सब के फादर एक ही कहलाते हैं, एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल। और फादर ऑफ बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी में नाम आता है थियोफ्रेस्टस का, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, और फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी एरिस्टोटल, ओके, एरिस्टोटल थियोफ्रेस्टस, एरिस्टोटल थियोफ्रेस्टस। तो ये दो नाम आप अच्छे से लर्न करना है, बाकी को आप अपना ऐसे ही जानकारी पर्पज से, इंटरेस्ट पर्पज से, अगर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बस 2-3 बार अपना पढ़ लिया कि हाँ भाई इस ब्रांच के फादर कौन थे, इस ब्रांच में क्या स्टडी होती है, तो ये सब थोड़ा इंटरेस्ट डेवलपमेंट के लिए हमने ये थोड़ा सा आपको बताया। और जो आपका नीट का सिलेबस है वो इन्हीं में से कई सारे टॉपिक्स को चुन लिया गया है और आपका नीट का सिलेबस तैयार कर दिया गया है, जिसे एनसीईआरटी का सिलेबस भी कहा जाता है। तो एनसीईआरटी, या फिर उल्टा बोल लीजिए, एनसीईआरटी के सिलेबस को ही आप नीट का सिलेबस कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब जरा सिलेबस पर बात करेंगे। तो उसमें 11th बायोलॉजी में क्या है, 12th बायोलॉजी में क्या है, एक एक करके बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए, तो बात करते हैं 11th बायोलॉजी, नीट कह लो या एनसीईआरटी कह लो, सिलेबस के बारे में, ठीक है, कि 11th पार्ट में आपको क्या सब पढ़ना है। तो 11th पार्ट को जैसा कि आप देख सकते हैं 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, ओके। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो पहले यूनिट में जो कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है, इसको फिर इसमें 4 चैप्टर्स बनाए गए हैं। द लिविंग वर्ल्ड जो आपका पहला चैप्टर होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आपका दूसरा होगा, तीसरे में आएगा प्लांट किंगडम, चौथे में आ जाएगा एनिमल किंगडम, ओके। यूनिट 2 में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है, इसमें आप
3 चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 about morphology of flowering plants, anatomy of flowering plants, structural organization in animals. यूनिट 3 जिसमें आप सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ भी 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यूनिट 4 जो प्लांट फिजियोलॉजी में आएगा, और इसमें आपको 5 चैप्टर यहाँ पर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और 5वां यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी का होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि 7 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि 5 यूनिट में आपको टोटल 22 चैप्टर्स पढ़ने हैं 11th क्लास में। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे देखिए कुछ स्टार्स मार्क का यूज़ किया है। कहीं पर 2 स्टार दिया हुआ है, कहीं सिंगल स्टार है, कहीं 2 तो कहीं 3, तो कहीं 1 फिर कहीं 3, तो 1, 2, 3 स्टार में इनको डिवाइड किया हुआ है। तो आप थोड़ा ध्यान दें कि ट्रिपल स्टार कौन कौन है। तो ट्रिपल स्टार में देख सकते हैं यूनिट 5 में ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा का पूरा ये ट्रिपल स्टार के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ये भी ट्रिपल स्टार के अंडर में आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो होगा आपका वो इन्हीं ट्रिपल स्टार वाले टॉपिक का होगा। तो आपको जो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है वो आपको करनी है इन यूनिट 5 पर और यूनिट 3 पर, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे नीट में आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप कम मेहनत में इनको पढ़ के कम मेहनत में भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद आपको डबल स्टार वाले टॉपिक पर ध्यान देना है। डबल स्टार वाले टॉपिक में आपका पूरा का पूरा यूनिट 2 भी आ जाता है, और उसके बाद यूनिट 1 में शुरुआत के जो 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये आप डबल स्टार के कैटेगरी में इनको रखेंगे। बाकी जो बच गए वो सब सिंगल स्टार में, मतलब प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ये प्लांट फिजियोलॉजी। इनको आप जो है अगर इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं कि इनको आप पढ़ेंगे नहीं, इनको भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस कहाँ करना है तो वो मैंने स्टार के माध्यम से आपको दिखाया। बेस्ड ऑन नीट में जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कुछ उन्हीं के आधार पर। ठीक है, पिछले कई सालों के क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो लोग इसी तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग 12th क्लास के लिए आगे बढ़ते हैं। वहां पर भी सिलेबस क्या है, उनमें क्या इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका 12th बायोलॉजी नीट एनसीईआरटी सिलेबस। तो इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं कि टोटल 16 चैप्टर्स हैं, जिसको उसी तरह से आपको यहाँ पर 5 और यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट 5 तक आपका 11th में था, तो यूनिट 6 से 6, 7, 8, 9 और 10 5 यूनिट यहाँ पर नए आ गए, और इनमें भी उसी तरह से चैप्टर का बंटवारा किया गया। तो यूनिट 6 में रिप्रोडक्शन, जिसमें 4 चैप्टर आप पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यूनिट 7 में आपका आएगा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें 3 चैप्टर्स इन्वॉल्व किए गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। और चैप्टर 8 में फिर आपका आ जाएगा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये सबको स्टडी करना है। यूनिट 9 में बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगी, जो 2 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और इकोलॉजी जो यूनिट 10 है, इसमें आपका आ जाएगा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल इशूज। तो ये आपको लास्ट में यूनिट 10 को 4 टॉपिक में बांट दिया गया। तो 16 टॉपिक आपको यहाँ से चले आते हैं, और इससे पहले जो आपने देखा था 22 चैप्टर्स आपको थे 11th क्लास से। तो कुल मिला के देखा जाए तो 22 और 16, तो 22 11th में और 16 12th में, तो कुल मिला के आप देख सकते हो 38 टॉपिक्स हुए आपके
38 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, 38 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जिसको 10 यूनिट में बांटा गया है। और यहाँ भी अगर हम सिंगल, डबल और ट्रिपल स्टार की अगर बात करें तो इसमें मैक्सिमम ट्रिपल स्टार ही आपको नजर आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यूनिट 7 को छोड़ के जो जेनेटिक्स यूनिट 8 को छोड़ करके जो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी यूनिट हैं आपके, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 9, 10, मतलब रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा वेटेज के हैं, बहुत ज़्यादा आपको इस पर काम करना पड़ेगा। ये सब ट्रिपल स्टार में आ जाते हैं। और यूनिट 8 जो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी आपको डबल स्टार की कैटेगरी में जाता है, सिंगल स्टार की कैटेगरी में फिर भी ये नहीं है, डबल स्टार की कैटेगरी में है, तो आपको इस पर भी ध्यान देना ही होगा। तो यही जो ट्रिपल स्टार्स हैं और डबल स्टार्स हैं और सिंगल स्टार्स हैं, तो इनको अगर हम लोग एक पिरामिड के अनुसार सजा करके देखें तो इन शॉर्ट एक मैप बन जाएगा आपके माइंड में, ताकि आप जो अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको कहाँ पर रहना है। तो ट्रिपल स्टार वाले आपको 23 चैप्टर आ जाएंगे, मैं एक एक करके दिखाता हूँ उनको पिरामिड के रूप में। तो आइए दोस्तों कंक्लूजन पर बात करें। तो हमने इसको एक पिरामिड के रूप में इस तरह से बना दिया है। तो अगर आपको 350 प्लस स्कोर करना है तो आपको निश्चित रूप से इसी पैटर्न में अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना होगा। जैसे कि पिरामिड का बेस आप जानते हैं कि बेस जितना मजबूत होगा आपका पिरामिड उतना बढ़िया बनेगा। तो बेस में आपको कितने सारे टॉपिक्स रखने हैं, आपने देखा था 11, 12 मिला करके टोटल 38 टॉपिक्स थे, तो उसमें से आप 23 चैप्टर्स को आप बाहर कर लीजिए। ये 23 चैप्टर पर आपको फुल फोकस करना है, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहां पर उससे मिल जाएंगे। ठीक है, तो कम मेहनत में ज़्यादा गेन कर सकते हैं आप इन 23 चैप्टर्स को पढ़ के। जिसमें आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट आ गई जिसमें 7 चैप्टर इंक्लूडेड थे, रिप्रोडक्शन आ गया जिसमें 4 चैप्टर इंक्लूडेड थे, बायोटेक्नोलॉजी जिसमें 2, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जिसमें 3, और इकोलॉजी जिसमें 4, और सेल बायोलॉजी जिसमें 3 चैप्टर्स इन्वॉल्व थे। टोटल आप देखोगे 23 चैप्टर्स आ जाते हैं। जब इनसे आप निपट लो, जब ये आपका मजबूत हो जाए, तो फिर आप ज़्यादा फोकस फिर उसके बाद अपना ध्यान लगाना इस पे। ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम देखिए, पढ़ना सबको है लेकिन आप किस में ज़्यादा ध्यान रखेंगे। पूछते हैं ना बच्चे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुआ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे आते हैं, तो उस बात का जवाब देने के लिए आपको ये चीज़ समझना चाहिए, है ना। तो अब देखो इसको, जैसे कि ये जब हो गया आपका बेस मजबूत हो गया इस 23 चैप्टर का, तो फिर 8 चैप्टर कौन कौन है जिनमें उसके बाद आपको लगना होगा। जैसे बायो इन ह्यूमन वेलफेयर जिसमें 3 चैप्टर शामिल हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो पहले यूनिट से आया था 11th वाला, और लिविंग वर्ल्ड, ये 2 चैप्टर आप वहाँ से उठा लीजिएगा। और स्ट्रक्चर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें 3 चैप्टर इंक्लूडेड है। तो कुल मिला के 3, 3, 6, 2, 8 चैप्टर आपको यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, जो मीडियम लेवल के होंगे। मतलब क्या हो गया कि आप जैसे कि कम मेहनत करो लेकिन उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ, तो उस हिसाब से बनाया गया है। तो ये 23 चैप्टर आपको हैं जो कम मेहनत में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपसे नीट में जो पूछे हुए हैं पैटर्न के आधार पर। और इनमें से जो हो गया उसके बाद हो गया, और सबसे कम आपको यहाँ पर आ गया। तो इनमें क्या है कि पढ़ना आपको इनमें भी है, इनको भी पढ़ना है, लेकिन जितनी मेहनत आप इनमें करेंगे उतनी मेहनत आपको इन दोनों में नहीं करना है। फिर जितनी मेहनत आप इसमें करेंगे उससे थोड़ी कम मेहनत भी इसमें करोगे तो काम चल जाएगा ऊपर वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 7 चैप्टर्स आ गए, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और प्लांट फिजियोलॉजी। इनमें आप प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर हो गए, तो टोटल हो गया आपका 7 चैप्टर। तो ये आपको लो प्रोबेबिलिटी वाले रीजन्स आते हैं जहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं बट थोड़े कम रहते हैं। लेकिन यहाँ से हो गए मीडियम वाले जिसमें ऑन एन एवरेज रहते हैं, और यहाँ से होते हैं बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी वाले जहाँ से कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी को रखें। 23, 8 और 7 आप जोड़ेंगे 38 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 23 38। ठीक है, तो 38 आपका ये चैप्टर्स हो गया। इनको आप इस तरह से बांटें, हाई, मीडियम, लो। तो ये सब शुरू से ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो पढ़ना सबको है लेकिन ज़्यादा फोकस, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ज़्यादा ध्यान कहाँ पर देना है, तो यहाँ बेस पर, उसके बाद यहाँ पे, फिर लास्ट में यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए बायोलॉजी में। तो मिलते हैं जल्द ही बायोलॉजी के 11th वाले सेक्शन के पहले यूनिट के पहले टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड के साथ। तो जल्द ही मिलते हैं हम लोग। तो शुरू का जो है आपका लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो मैं ये इन दोनों के वीडियो लेक्चर्स बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगा आपको। आप तब तक अपनी स्ट्रैटेजी को आप अच्छी तरह से समझ लें
और फिर जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपका जो था बस आपको इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी देने के लिए था कि नीट बायोलॉजी के लिए आप कैसे अपनी तैयारी करेंगे, और साथ ही आपको ओवरऑल मैंने ओवरव्यू बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री को भी आपको किस हिसाब से लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट आपको मजबूत रखना है, किस हिसाब से मैंने मास डिस्ट्रीब्यूशन करके इस वीडियो के शुरू में ही समझाया था आपको। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, अच्छे से मन लगा के काम करें, और बिल्कुल आप 1% से भी जो कम सिलेक्शन होता है बच्चों का तो उनमें आप आ सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए। बाकी अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो वगैरह अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, स्ट्रेटजी को तैयार रखिए। जल्द ही मिलते हैं पहले वीडियो, बायोलॉजी के पहले वीडियो के साथ, जो होगा आपका द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, और इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो मन से पढ़ो, ऑल द बेस्ट।